नहीं, आप सिर्फ औरंगाबाद के हद तक देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की लीडरशिप ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही अच्छी साजिश रची गई है। चुनाव का माहौल चल रहा है सर। सारे सवाल लूंगा, चारिया पर ज्यादा नहीं कहूँगा। औरंगाबाद में वैसे मुसलमान की लीडरशिप खत्म होती जा रही है। आज मैं कई कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, कई लोग चर्चा है कि मुसलमान के जो भी नेता आप समझ रहे होंगे, ये लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, जबकि गैर जो फिरका परस्त पार्टियां हैं वो अपने लाखों भ्रष्टाचार के बावजूद, इख्तलाफात के बावजूद हाथ मिला लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। तो आखिर क्या वजह है औरंगाबाद में मुसलमान लीडर आपस में लड़ाई में बसर पे? नहीं, आप सिर्फ औरंगाबाद के हद तक देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की लीडरशिप ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही अच्छी साजिश रची गई है और उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों का काम है। कुछ अपने हैं, हाँ, कुछ गैर हैं। ये सब मिलके इनकी कोशिश यही है कि कोई भी आ जाए, कोई भी लीडर बन सकता है, लेकिन मुसलमानों का कोई लीडर नहीं बनना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की आवाम ने 2014 हो, 2019 हो या 2024 यहाँ पर अपने इत्तेहाद का सबूत देकर भरपूर कोशिश की। 3 में से 2 मरतबा कामयाबी मिली, 1 मरतबा नहीं मिली। लेकिन ये साजिश जो है ये हर जगह के ऊपर आपको देखने को मिलेगी कि मुसलमानों की लीडरशिप कहीं पर उभर कर आती है तो हमको गैरों से नहीं लड़ाया जाता है, हमारे अपनों को ही खड़ा किया जाता है और उन्हीं के जरिए है तो आपस में भाइयों भाइयों को टकरा कर है तो हमको एक खत्म किया जाता है। सर आपको पर्सनल ख्वाहिश है, मैं पर्सनल पूछता हूँ, कहा कि औरंगाबाद के मुसलमान जितने लीडर हैं ये कहना कि हम ये कलमे के शरीक मानने वाले सब यहाँ अगर लीडर है तो मेरे को कोई एतराज नहीं है उनके साथ हाथ मिलाने के लिए, लेकिन अगर दलाली कर रहे हैं किसी के लिए तो मैं उनके साथ कभी हाथ नहीं मिला सकता। क्या मुमकिन है कि औरंगाबाद में लीडर मुसलमानों में और दलाली के अंदर फर्क होता है उसमें। आप दलाली अगर पैसों के लिए लेकर किसी पूरी कौम का अगर आप नुकसान कर रहे हैं तो आपका 8 दिन घर चल सकता है उस दलाली के पैसों से, लेकिन आप लाखों करोड़ों मुसलमानों के आंसुओं की कीमत नहीं अदा कर सकते हैं जब वो देखते हैं कि मतलब कुछ दलालों की वजह से मुसलमानों का अगर नुकसान हो रहा है। और ऐसे मैं ये कहना चाहूँगा कि उंगली पे गिने जैसे ऐसे लोग हैं जो हमेशा हमेशा से यही काम करते आए हुए हैं। उनका ना दीन से कोई वास्ता है, ना उनका ईमान से कोई वास्ता है, ना मुसलमानों से उनके कोई लेना देना है। उनको सिर्फ अपनी पड़ी होती है कि मैं मेरा फ़ायदा कैसा करवा के देखिए। अभी इस इलाके के अंदर मुझे 2-3 लोग ऐसे भी नज़र आए हैं जिन्होंने काम क्या किए हैं। भाई जो कॉरपोरेटर का इलेक्शन नहीं जीत के आ सकते हैं वो अगर एमपी का ख्वाब देखते हैं, एमएलए का ख्वाब देखते हैं तो नुकसान किसका कर रहे हैं? आप लोगों ने धंधा बनाए हैं, मतलब मेरा आपसे ये नहीं है, लेकिन मतलब कुछ लोगों ने धंधा बना लिए है, सियासत को धंधे की नज़र से देख रहे हैं। इस वजह से हमारी क़यादत खत्म हो रही है। सर सवाल ये है कि आने वाले चुनाव के अंदर क्या मुमकिन है कि एक इत्तेहाद का माहौल चले पुरानी रविश को भूलकर? औरंगाबाद के अंदर अब आपको लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। औरंगाबाद की आवाम ने अपना जहन, अपना मन, अपना दिमाग, दिल सब कुछ है तो तय कर लिया है कि वो मजलिस के। लेकिन ये जो 98-99% लोग इकट्ठा होते हैं उनको तोड़ने का काम जो 1% लोग ये यहाँ पे शहर के अंदर और हर शहर के अंदर जहाँ पर भी मुसलमानों की आबादी होती है वो जो यहाँ पर जो काम करते हैं उन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ये हर 5 साल के बाद हर इलेक्शन के अंदर अपना शटर उठाते हैं, अपनी दुकान कुछ दिनों के लिए चलाते हैं, फिर 5 साल है तो उनके धंधे उनके सब यही इसी के ऊपर चलते रहते हैं। सर अभी आपने सर साहब का जुर्म लगाया है, आप पे भी आरोप लगे हैं और इसके अंदर विकास की जो शोर थम गया है। देखिए विकास की बात क्यों हो रही? मैंने अगर नहीं, ये विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है सर। ये जो पैसा जो बेईमानी का जो आ रहा है वो आपके जेब का भी पैसा है, आपका मेरा सबका पैसा है जो ये नेता खा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा करके। आपने कहा कि मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम है करके, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। जिस तरीके से इम्तियाज़ जलील ने मुंबई के सीबीआई ऑफिस के अंदर जाके, मुंबई के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के ऑफिस के अंदर जाके पूरे डॉक्यूमेंट्स देके ठप्पा लगा के लेकर आए हैं, उनको बताए हैं कि बेईमानी कैसी चल रही है। मैं तो आपको कह दूंगा कि मतलब आप बहुत बड़े बेईमान है करके उसमें, लेकिन इसमें तथ्य होगा क्या? अगर सबूत के साथ दे रहा हूँ आपको, वरना सियासत के अंदर तो कोई भी कुछ भी है तो बकवास करते रहता है करके। तो अब आप है तो 10 यूट्यूब चैनलों को वालों को बुला लेंगे और इम्तियाज जलील चोर है, डाकू है, बदमाश है अगर बोलेंगे तो वो तरीका नहीं है। आपको अगर सही करना है तो आप जाइए किसी बड़े एजेंसी के पास पूरे पुख्ता सबूत लेके और उस पुख्ता सबूत की बुनियाद के ऊपर है तो इंक्वायरी करवाइएगा। और अगर इंक्वायरी नहीं होती है
तो आप हाई कोर्ट के अंदर जाइएगा कि मैंने ये एजेंसी के पास दिया था शिकायत मेरी, ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर। आप अगर ऐसे ही अगर चलता रहा उसमें, मेरे काम में और आपके काम में फर्क नजर आ रहा है नहीं आ रहा है कि मैंने है तो सिर्फ इल्जाम नहीं लगा, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिया। संजय सिरसाट साहब मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आज मीडिया जो है वो कैसा अपने नेताओं के इशारे के ऊपर नाचती है, उसकी जिंदा मिसाल अगर दूं, हो सकता है उसके अंदर सभी लोग शामिल हैं। क्योंकि जब संजय सिरसाट बैठ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो वो मीडिया वालों को ये कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील ने जो सवाल उठाया है उसके बारे में मुझसे पूछना नहीं करके, और मीडिया हाजी हुजूरी के अंदर जी हाँ नहीं पूछेंगे करके। आपने उनसे सिर्फ इतना पूछिएगा कि ये डॉक्यूमेंट दिया इम्तियाज जलील ने, ये गलत है सही है, इसका कुछ तो जवाब दीजिए ना। उसमें सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा ना, वो ऐसा एजेंट है, वो दलाल है, वो चोर है, वो बदमाश है। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। सर हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि दुश्मनी करो तो सलाम की गुंजाइश भी रखो, दुश्मनी करो तो सलाम की गुंजाइश भी रखो। देखिए मैं तो मेरा हर काम जो है मैं सलाम से ही करता हूँ उसमें। और मैं दोबारा ये बात आपको दोहराना चाहता हूँ कि मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपने शहर की, अपने ज़िले की आवाम के ऊपर। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ पूरे हथकंडे अपनाए जाने के बावजूद भी कौम पूरी एक ताकत बनकर खड़ी हुई है। तो सलाम जो है वो अल्लाह को पहुंचता है और मैं सलाम करने से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मेरी लड़ाई, मेरी मुखालिफत उन दलालों से है जो कौम का सौदा करते हैं। अब ये कौन हो सकते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। सर नागरिकों का मुद्दा ले लेता हूँ। औरंगाबाद यहाँ के नागरिकों के लोग 4-5 साल से कब्रस्तान का मुतालबा कर रहे हैं। इन्होंने 2 बार जनाजा मोर्चे में निकाला है और लोग खुले तौर पे कह रहे हैं कि सर जलील साहब आपने बहुत बड़ा काम नहीं किया। एक खुले फ्री फ्रैंक की बात कर रहा हूँ कि कब्रस्तान 4 कब्रस्तान की जरूरत है, 4 ब्याह की जरूरत है। खास बात क्या है सर, 2 वक्फ की जमीन भी मौजूद है, तो सरकारी जमीन भी मौजूद है। नागरिकों के हमारे पिछले साल ये साल 50,000 लोगों ने कब्रस्तान नमाज पढ़े। क्या एक ईदगाह और एक कब्रस्तान यहाँ के लोगों की डिमांड है? देखिए कब्रस्तान जो है वो मुसलमानों की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे इंतकाल के बाद हमें दफनाने के लिए जगह चाहिए। उसमें अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और किसी वजह से ये ज़मीन हमारे हवाले नहीं की जा रही है कब्रस्तान के लिए, वहाँ पर कोई आलीशान महल सजाने के लिए नहीं, तो मैं तो नारेगांव के आवाम से यही कहना चाहूँगा कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो थोड़ी सी टेढ़ी कर लीजिएगा। उसमें आप लेके जाके उस कब्रस्तान के ऊपर कब्जा करिएगा और उसके ऊपर जहाँ वहाँ पे तदफीन करना शुरू कर दीजिएगा। देखिए अगर कायदे कानून के हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से जाएंगे तो बहुत सारे काम रुकते हैं। उसमें अगर आपको पूरा जंगल काटना है तो आप रातों रात पूरा जंगल काट सकते हैं, लेकिन अगर एक झाड़ की आपको परमिशन लेकर आने का है तो ना आपको कॉरपोरेशन देती है ना कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है। वो कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान की पूरी हरियाली उसी झाड़ के ऊपर टिकी है। अगर मैंने रातों रात अगर वो झाड़ काट दिया, वही झाड़ नहीं, मैंने पूरा जंगल साफ कर दिया, तो कोई मेरे को पूछने वाला नहीं है कि किसने क्या किया है करके। तो जहाँ पर जो प्रोसीजर से नहीं होता है, हमने तो यही सीखा है, मजलिसी है साहब, जो सीधे तरीके से नहीं माने हैं तो टेढ़े तरीके से मनवाया जाएगा। सर आने वाले चुनाव के आप दो सर चुनाव के अंदर जब इम्तियाज जलील अपने आप को सियासी महाज पर घेरा हुआ पाता है, मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, इम्तियाज जलील एक साबिक आमदार है, खासदार है, कितना बेबस महसूस करता है सियासी एतबार से, ये ताकतवर, ये संघर्ष क्या कहेंगे? इम्तियाज जलील ने अपने आप को कभी भी बेबस महसूस नहीं किया। सियासी एतबार से बात कर रहा हूँ। देखिए मैं कभी भी सियासी एतबार से, मैंने जब भी जो भी फतह हासिल की है, मेरी नाकामयाबी के ऊपर भी मैंने ये कहा था, सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी ने अयूबी ने ये कहा था, मैं 1000 दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूँ लेकिन अपनी सफ़ों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता। मेरा ये है कि आप अपने आप को कितने ताकतवर, भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो भी ताकत है वो वहाँ से मिलती है, वो ताकत से बढ़कर क्या है। औरंगाबाद के नाम एक आखिरी को पैगाम चुनाव को देखिए। नहीं साहब, देखिए एक मौका आया है फिर से, हमने आज भी, मैंने लोगों की आंखों में आंसू देखता हूँ जब वो उस दिन को याद करते हैं कि जब हमें जीत नसीब नहीं हुई थी। अनजान लोग जो शहर से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, वो लोग भी इस बात से गमज़दा थे कि हमारी अपनी जीतने वाली सीट को हमारे अपने लोगों ने कैसे हराया है। तो वो दोबारा मंजर इंशाल्लाह औरंगाबाद में ना दिखे,
जो भी इलेक्शन आ रहा है हम कामयाबी के तरफ जाए, एकजुट होके एक ताकत बनकर खड़े रहे इंशाल्लाह। एक सवाल जहन में आएगा सर, औरंगाबाद में राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, ये सेक्युलर मानते हैं अपने आप, क्या इत्तेहाद का चांस है? देखिए कोई सेक्युलर रेक्युलर नहीं है साहब, ये सेक्युलर वर्ड जो है ना, ये आप है तो एक मर्तबा वो सेक्युलर वर्ड को लेकर अपनी जूती के ऊपर रख लीजिएगा। हाँ। ये सेक्युलर सेक्युलर बोलते बोलते है तो हमारी पूरी सियासत खत्म कर डाले। हाँ। हमारे अपने ही कौम के जो बड़े बुजुर्ग है ना, वो भी है तो यही बोलते हैं कि नहीं साहब ये नहीं, ये पार्टी नहीं, ये सेक्युलर। ये वो लोग हैं जो कभी अपने घरों से बाहर निकल कर घर के सामने भी अगर कोई दो लोग लड़ रहे हैं तो बाहर निकल कर उनको समझाने का काम नहीं करेंगे, लेकिन एसी में बैठकर आपको ज्ञान जरूर देते हैं कि नहीं अपने को सेक्युलर पार्टी के साथ जाना है करके। उसमें आज देखिए बम्बई में क्या हो रहा है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सगे भाइयां हुआ करते थे, उसमें आज एक साथ मिलके आ गए। तो सत्ता के लिए ये कहीं पर भी जाने के लिए तैयार है, कौन किसी के साथ भी है तो बैठने के लिए सोने के लिए तैयार है। उसके अंदर एक हम ही है जो अकेले तो खड़े हैं। ये माहौल को देख के लोग औरंगाबाद में कह रहे हैं कि औरंगाबाद के मुसलमानों को भी जो तो मिल जाना चाहिए इख्तलाफात के बाद, ये जो आपने जिक्र किया अभी इख्तलाफात, औरंगाबाद के मुसलमान मिले हुए हैं साहब। आप मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, कौन सी लीडरशिप की? जो भी लीडरशिप है मुसलमान छोटे बड़े जो भी है। नहीं आप मुझे बताइएगा किस लीडरशिप की बात कर रहे हैं? नहीं बताइए आप लीडरशिप मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, लीडर में, कौम के रहनुमा में और दलालों में फर्क होता है। अगर आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं दलालों के जाके पेट में मुंडी डाल, नहीं, वो नहीं सर। ये इम्तियाज जलील से आप उम्मीद मत करिएगा साहब। हाँ, ये जो है जो गैरों से भी बदतर है, ये गैरों से भी बदतर है, जो कौम का सौदा करते रहते हैं। और मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब देखना यह है कि कौन अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं दलाल हूँ करके। इसके ऊपर जवाब कौन देता है? वही इंसान जवाब देगा जो अपने आप को दलाल महसूस करता है, वही चीख चीख कर कहेगा कि नहीं मेरे को दलाल कैसा बोला, मैंने किसी का नाम नहीं और अगर जवाब नहीं आया सर तो फिर मैंने किसी का नाम जवाब नहीं आया सर फिर तो